हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस जूम। दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया का 14वें टेस्ट को बनाएंगे, ठीक है, जो कि बिहार एसआई यानी कि बिहार दारोगा के लिए होगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि इडुटेरिया का एक टारगेट चल रहा है कि 50 दिन में 50 टेस्ट को कंप्लीट कराना है। तो इसी क्रम में आज हम लोग 14वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मेरा यकीन है यदि आप यह 50 टेस्ट को कंप्लीट करके परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आप औरों की अपेक्षा अपने आप को बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और आपका कितना प्रश्न इसमें सही होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? ठीक है, महामल की उपाधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी तथा साथ ही बतापी कोंड का भी उपाधि धारण किया था। ठीक है, बतापी कोंड याद रखेंगे, बतापी कोंड का। ठीक है, बतापी कोंड और महामल्ल की उपाधि जो है धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था दोस्तों, यह पल्लव वंश का एक राजा था। ठीक है, पल्लव वंश का एक राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम। और यदि मैं बात करूँ पल्लव वंश का, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। और यही यदि मैं बात करूँ ये नरसिंह वर्मन प्रथम का, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो रथ मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, रथ मंदिर बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, रथ मंदिर। ठीक है, रथ मंदिर, तो याद रखेंगे रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में है। ओके, और ह्वेनसांग जो है दोस्तों वह नरसिंह वर्मन प्रथम के ही शासनकाल में कांचीपुरम आया था। ठीक है, ये भी याद याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मंदिर बनवाने की कला का विकास, मंदिर बनवाने की कला का विकास जो है दोस्तों सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ओके दोस्तों, यदि मैं बात करूँ यदि गुप्त काल की, तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। और यदि मैं बात करूँ गुप्त वंश का महान शासक का, तो गुप्त वंश का महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और यदि मैं बात करूं चंद्रगुप्त प्रथम का दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, और फिर गुप्त संवत का भी गुप्त संवत भी चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। ये दो पॉइंट इसका याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है, यूनानी शासक मीनांडर, ठीक है, मीनांडर को किसने पराजित किया था? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया था? तो किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, और इसकी शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी जो थी वो विदिशा थी। याद रखेंगे, विदिशा। ठीक है, विदिशा जो है शुंग वंश की राजधानी थी। और उसके बाद में यदि बात करूँ पुष्यमित्र शुंग का, तो पुष्यमित्र शुंग जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और वह अश्वमेध यज्ञ जो है किसने करवाया था? तो वह जो है पतंजलि ने करवाया, सॉरी पतंजलि ने करवाया था। ठीक है, पतंजलि जो है यदि पूछ लिया जाए पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ठीक है, और मैं बात करूँ यदि पुष्यमित्र शुंग का, तो भरहुत स्तूप का भी निर्माण किसने करवाया था? वह पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। ठीक है, भरहुत स्तूप याद रखेंगे, परीक्षा में सब पूछा जाता है, भरहुत स्तूप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी और एडी तो आपको मालूम होगा, बीसी, बीसी और एडी। ठीक है, यानी बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, जिसको कि ईसा पूर्व लिखा जाता है। और एडी होता है जन्म ईसा मसीह के जन्म के बाद, जैसे कि अभी एडी में चल रहा है। कौन सा चल रहा है यार? अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे, आपको मालूम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस वेद में, ठीक है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जो है दोस्तों वह परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि
अथर्ववेद जो है दोस्तों सबसे बाद का वेद है, ठीक है। अथर्ववेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की जो रचिता है उसको क्या कहा जाता है? अथर्वा ऋषि, ठीक है। अथर्ववेद के रचिता कौन है? अथर्वा ऋषि है, ठीक है। और यही अथर्ववेद में जो है दोस्तों मनुष्य के जितने भी विचार हैं और अंधविश्वास है सारा का सारा इसी में दिया गया है, ठीक है। और इसमें से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जादू टोना का जो है, जादू टोना का जो है, याद रखेंगे, जादू टोना का वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो वह किया गया है अथर्ववेद में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इब्न बतूता को। किसको किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। आपको ये भी मालूम होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों, यह जो है यह तुगलक वंश का, या तो हम कहें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसमें एक खराबी क्या थी कि कोई भी काम को बहुत ही जल्दबाजी करता था, इसलिए वह काम जो है पूरा नहीं होता था, अधूरा ही रह जाता था, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ही आलोचना भी झेलना पड़ता था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ओके, यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट ध्यान देंगे आप यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है। दीवान ए मुस्तक राज, जो कि फिरोज शाह तुगलक दिया गया है, बिल्कुल यह गलत हो जाएगा, ठीक है। दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना जो है दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, ठीक है। दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाद बाकी दीवान खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात क्या था दोस्तों? एक दान विभाग था, ठीक है। और उसके बाद में बात करूँ दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज का बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज क्या था? दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था, ओके। और उसके बाद फिर दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, यह भी सही है। दीवान ए कोही क्या था? यह एक कृषि विभाग था, ओके। तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। और ये दीवान ए मुस्तक राज क्या था? यह वित्त विभाग था, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि अकबर ने अकबर ने जो है किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? ओके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में, ठीक है। अकबर ने स्वयं को जो है हरम दल से मुक्त कब किया था? तो वह किया था 1562 ईस्वी में, ठीक है। और यदि मैं बात करूं दोस्तों, यदि 1562 का है तो 1562 में ये अकबर ने जो है दास प्रथा का भी अंत किया था, ठीक है। दास प्रथा का अंत याद रखेंगे। दास प्रथा का अंत क्या है? दास प्रथा का अंत जो है किया था 1562 में ही, और हरम दल से मुक्ति भी मिला था 1562 ईस्वी में ही। और यदि मैं बात करूँ 1563 ईस्वी में दोस्तों, तो 1563 ईस्वी में जो है यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, और 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। और एक और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है 1583 ईस्वी में किया गया था, ओके। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर्दी खां के शासनकाल में जो है बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और आपको मालूम होगा कि सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है दोस्तों वह होता है प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून याद रखेंगे, 23 जून 1757 को, ठीक है, 1757 को। और इसी में जो है दोस्तों यह मीर जाफर जो है वह सिराजुद्दौला को जो है धोखा देता है, ठीक है, और मिल जाता है अंग्रेज से जाकर के, ठीक है। तो यही जो है प्लासी का युद्ध जो है बिना लड़ाई किए हुए भी सरदार यहाँ पे जो है यानी सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक है, मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है। बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिज विद्रोह, ठीक है, भूमिज विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड से, ठीक है। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो झारखंड, वर्तमान में झारखंड, ठीक है। उस समय बिहार था लेकिन वर्तमान में झारखंड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि पद के लिए जो है यहाँ पे नेतागिरी करते हैं, यानी राजनीति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित, जालियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों 1919 में ही होता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है लोग इकट्ठा होकर के उस पर बात विचार कर रहे थे, उसी पे जो है जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो इसका जांच में एक कमेटी बैठा था, उसका नाम था हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आया था वो आया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विद्रोह के कारण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान का ही पुस्तक है भारतीय विद्रोह के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णप्रयाग। क्या कहलाएगा? कर्णप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। यदि मैं बात करूँ जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी में जो है ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो विकसित मिट्टी है, फैला हुआ मिट्टी है, वह है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जो है दोस्तों वह कौन जोड़ती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डंकन पास। कौन जोड़ती है? डंकन पास। ओके, यदि मैं बात करूँ यदि दोस्तों पाक स्टेट का, तो पाक स्टेट किसके किसके मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्टेट। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कोको स्टेट का, ठीक है ना, तो कोको स्टेट जो है वह म्यांमार को जो है, अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, कोको स्टेट। ठीक है, और फिर मैं बात करूँ यदि 10 डिग्री चैनल का दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान, ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत, ठीक है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है किस हिमालय के भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाद्री हिमालय का। कौन सा हिमालय का है? हिमाद्री हिमालय का है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत। देखिए यहाँ पे 3 हिमालय है ना, जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, ये 2 3। ठीक है, तो यहाँ जो है ये बृहद हिमालय है। ठीक है, बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है और उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? ठीक है, म्यांमार के साथ जो है कितने भारतीय राज्य की सीमा जो है लगती है? तो देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये जो है ना दोस्तों ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है। ठीक है, उसके बाद फिर मणिपुर है, उसके बाद फिर मिजोरम है। ठीक है, तो ये चारों के चारों राज्य जो है दोस्तों इधर ये म्यांमार से सीमा इसकी लगती है। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए? कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 और 4। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कराकुम रेगिस्तान जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? ठीक है, कराकुम रेगिस्तान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है जो आशखाबाद है। कहाँ है? आशखाबाद है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी तान हैं उससे प्रश्न पूछा जाता है, तो बढ़िया होगा कि आप सारे जितने भी तान हैं सारे की राजधानी याद कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है रूस में स्थित नहीं है? ठीक है, रूस में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है ओनेगा झील जो है रूस में है। ठीक है, फिर लाडोगा झील जो है यह भी रूस में है, फिर बैकाल झील भी जो है रूस में है। ठीक है, लेकिन विनिपेग झील जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वह विनिपेग झील जो है वो कनाडा में है, ना कि रूस में है। ठीक है, तो याद रखेंगे विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं, यानी कि लॉकलैंड कंट्री, ठीक है, लॉकलैंड कंट्री उसको कहते हैं जहाँ की उसकी सीमा जो है कहीं भी जल से ना मिलती हो, ठीक है, तो भू आवेष्टित देश कहते हैं लॉकलैंड कंट्री को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाऊ, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है भू आवेशित देश नहीं है, तो पलाऊ, पलाऊ जो है भू आवेशित देश नहीं है, ठीक है। बाद बाकी अंडोरा हो गया, मालडोवा हो गया, मलावी हो गया, ये सब क्या है, भू आवेशित यानी कि लॉकलैंड कंट्री है, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ पलाऊ का दोस्तों, तो पलाऊ जो है यह जो आप पापुआ न्यू गिनी देख रहे हैं, ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनी जो है फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी के ऊपर है, यानी पापुआ न्यू गिनी के उत्तर की ओर है, ठीक है, यानी पापुआ न्यू गिनी है तो इसके उत्तर की ओर जो है पलाऊ है, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ फिलीपींस का, तो फिलीपींस के जो है यह पूरब की ओर है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंबा सिंचाई परियोजना, पंबा सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केरल में। कहाँ है पंबा सिंचाई परियोजना, यह है केरल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, बिहार के किस क्षेत्र में जो है गन्ना का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध जो है किस कर से है, रेखी समिति का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है, रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना जो है वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है, ठीक है, 2015 में शुरू नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि 15 में शुरू कौन कौन किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला, यहाँ पे फिर ध्यान देंगे सागरमाला परियोजना, और फिर सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये सब जो है 2015 में किया गया है, ठीक है। बाद बाकी ये जो है भारतमाला परियोजना ये 2015 में नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। भारतमाला परियोजना जो है दोस्तों यह किस चीज़ से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। तो देखिए जितना भी है ना, जितना भी ये आ जाए इस्पात संयंत्र वाला, तो सब जो किया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है। लेकिन बोकारो जो है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो तीसरी में किया गया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और ये जो किस किस देश के द्वारा किया गया था ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए एक मैं ट्रिक बनाया उसका, भीरू दुबीराज, भीरू भीरू फिर दूबी दूबी और फिर राज, ठीक है। यहाँ मैं बताता हूँ इस ट्रिक के बारे में। जैसे भीरू, भिलाई जो है वो रूस के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। और दूबी यानी दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, यह जो है ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। राज से हो गया राउरकेला, ये जो अभी पूछा गया था, राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, भीरू दुबी राज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस तरीके के यदि ट्रिक आपको देखना है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और हमें हमेशा इस टाइप का ट्रिक शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में, सॉरी माफ कीजिएगा, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, शिक्षा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। आपको मालूम होगा कि प्रथम जो क्षेत्र है उसमें कौन आएगा, कृषि आएगा, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र जो है जिसमें कारखाना और खाना आएगा, तो उसमें किस में आएगा, जैसे इसमें कुछ उत्पादन हुआ तो इसका मैन्युफैक्चरिंग किस में होगा, द्वितीय क्षेत्र में होगा, लेकिन इसका विक्रय जो है वो किस में होगा, तो तृतीय क्षेत्र में होगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जितना भी सेवा क्षेत्र है, ठीक है ना, आप जब जॉब भी करेंगे तो किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र में आएगा वो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर से प्रश्न को समझिए। आरबीआई द्वारा जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि कमर्शियल बैंक से आरबीआई ना देकर के कमर्शियल बैंक से आरबीआई ही लेती है, उस दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट जो है आरबीआई देगी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट जब देखेगी आरबीआई कि मार्केट में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए आपसे यदि पूछ लिया जाए कि महंगाई कैसे बढ़ता है, तो आप सोचिए, गौर कीजिए
कि जब आपके पास, जब आरबीआई जो है बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा देगी, ठीक है ना, तो अब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, सस्ते दर में जब आरबीआई देगी तो बैंक क्या करेगी, पैसा ले, जैसे मान लीजिए ये बैंक है, आरबीआई है, ठीक है ना, ऐसे आप समझिए इसको। इकोनॉमिक्स जो ऐसा एक सब्जेक्ट है ना दोस्तों, यदि आप इसको अप्लाई कीजिएगा ना अपने आप पे तो आप बहुत जल्दी इसको समझ जाइएगा। जैसे कि आरबीआई लीजिए, तो आरबीआई जो है और कोई भी बैंक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई भी बैंक है, जैसे एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई कोई भी बैंक है, तो आरबीआई देखेगी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तरलता यानी लिक्विडिटी है, यानी कि महंगाई बढ़ गया है, ठीक है। तो महंगाई कैसे बढ़ेगा, जब पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक सामान है और इसको खरीदने के लिए जो है 5 लोग पहुँचे हुए हैं, सामान एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, दुकानदार कहेगा कि नहीं, हम मान लीजिए इसका प्राइस है 100 रुपया, जब दुकानदार देखेगा कि मेरे पास सामान एक ही है, 5 लोग खरीद रहे हैं, तो कहेगा कि हम इसका प्राइस 150 रुपया है, ठीक है। तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया, ठीक है। तो आरबीआई देखेगी कि जब महंगाई बढ़ गया है तो भाई क्या करेगी कि बैंक से जो है वह कहेगी कि जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे 3.5% के दर पे रेपो रेट पे बैंक को देती है आरबीआई पैसा, लेकिन फिर आरबीआई क्या करेगी, तो बैंक जैसे सस्ता है तो बैंक तो ले लिया पैसा, पैसा लेकर के बैंक जो है मार्केट में पैसा वितरण कर दिया, यानी कि ऋण जो है देने लग गया सारे लोग को, किसान को, व्यापारी को, ठीक है। तो जो है कि व्यापारी लेने लगे। लेकिन जब आरबीआई क्या करेगी कि इससे, और ये जो पैसा है ये 3.5 जो है मतलब 3.5 से दे रही थी, तो अब आरबीआई क्या करेगी कि भाई हम 4.5 से रिवर्स रेपो रेट ले रहे हैं, मतलब आप ही से पैसा ले रहे हैं, तो आरबीआई इसको ना दे करके बैंक सब इसको देने लग जाएगी, ठीक है, आरबीआई को। तो यहाँ पर से क्या होगा, पैसा जो है मार्केट में जाना कम हो जाएगा, तो महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है रिवर्स रेपो रेट लाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, ठीक है, कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। दोस्तों देखिए, मैं पूरा जब डिस्क्राइब करने लग जाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसीलिए जो है मैं वीडियो को उतना डिस्क्राइब नहीं करता हूं, ठीक है, बस क्वेश्चन आंसर कराता हूं। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं डिस्क्राइब ही बढ़िया से कराइए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं सारे प्रश्न का डिस्क्राइब करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। कहाँ देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य जो है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, ठीक है, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार जो है प्रदान की गई है, ठीक है, यानी प्रदत्त की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। देखिए प्रथम स्पीकर कौन थे, तो प्रथम यदि स्पीकर की बात किया जाए तो जीबी मावलंकर थे, ठीक है। लेकिन पूछा जा रहा है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, जीबी मावलंकर। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के जो है समय में प्रथम बार जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत सचिव, ठीक है, पंचायत सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि कथन ए, यानी संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाइयां अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल यह पहला कथन क्या है, सही है, ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, यानी यह भी सही है। दोनों को दोनों क्या है, सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों जब सही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है चुनाव से जो है कौन कराएगा, और यहाँ जो है हटाने की बात किया जा रहा है, तो इसका ये जो है समरूप नहीं है। तो इसलिए सही तो दोनों है लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई, हिंदी को, ठीक है, हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई, तो यह दिया गया 1949 में, ठीक है। देखिए एक होता है राजभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा, ठीक है, एक होता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा जो है भारत का राष्ट्रभाषा,
ठीक है। राष्ट्रभाषा भारत का कोई भी नहीं है, याद रखेंगे। राजभाषा कौन है? राजभाषा हिंदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो यह जो है राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना जो है हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हानिकारक भी है लेकिन लाभदायक भी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव सुरक्षा समझौता से, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वनस्पति जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुंदरवन में। सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पे जितने भी वन है वो जो है मैंग्रोव वन है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पुस्तक है दोस्तों वह है विसर्जन है, द कोर्ट डांसर है और गार्डनर है, लेकिन नेचर क्योर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ठीक है, नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में। 1937 में जो है पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन दिया नहीं गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियना में है। ठीक है, वियना में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? ठीक है, पहला अंतरिक्ष यान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूना। लूना 9 जो है वह चंद्रमा पर जो है सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। अपना भी चंद्रयान 3 है, याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। रत्नागिरी मठ कहाँ है? ओडिशा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। किस पे होगा? द्रव्यमान संरक्षण नियम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? ठीक है, वीक एसिड है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का जो है घटक नहीं है, क्लोरोफिल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्नेटाइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है कार्नेटाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, पहला है, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। बिल्कुल, यह क्या है? सत्य है। ठीक है, फिर है, गोल्ड तथा प्लेटिनम जो है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। यह भी सत्य है। फिर लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों क्या है? सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिलियन में मिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम की सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विलियम की सांद्रता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में, तो लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है मेथिल एल्कोहल को। किसको जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल को। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण जो है किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परासरण क्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टाइड जो है फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, फूल तथा बीज को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का, ठीक है, फ्लोएम का भाग कौन नहीं होगा दोस्तों इसमें? तो फ्लोएम का भाग यहाँ पे हो जाएगा चालनी नलिकाएं हो जाएगा, सहकोशिकाएं भी हो जाएगा, बाष्प तंतु हो जाएगा, जबकि वाहिकाएं नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संवहन नाल तंत्र, ठीक है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकाइनोडर्मिटा का। किसका है? इकाइनोडर्मिटा का। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, रक्त के थक्का बनने में जो है कौन मदद करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग के उदाहरण नहीं है? ठीक है, संक्रामक रोग के उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे मधुमेह, रक्तक्षीणता और गठिया, तीनों के तीनों जो है संक्रामक रोग जो है, जो कि मलेरिया नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भैंसों की उत्तम नस्ल यानी मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? गुजरात में जो है मेहसाना और सुरती जो है पाया जाता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि भैंसों की नस्ल कौन सी है, तो मेहसाना और सुरती ये दोनों जो है भैंसों की नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? पौधे की वृद्धि को जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है ऑक्सिन। क्या कहलाता है? ऑक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव पर यानी स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी का मान क्या होता है? ठीक है, स्मॉल जी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है ध्रुव पर, ठीक है, जबकि विषुवत रेखा पर कम होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटोन कण की खोज, तो फोटोन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? आइंस्टीन के द्वारा। याद रखेंगे, आइंस्टीन के द्वारा फोटोन कण की खोज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है यानी बदलता नहीं है? तो वह क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति जो है कभी भी बदलता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग जो है नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बोरोन का। किसका किया जाता है? बोरोन का। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का, ठीक है, तो देखिए सदिश राशि का यदि उदाहरण, इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं, जैसे बी आबे, यहाँ पे ध्यान देंगे, बी आ बे, फिर वसंत, याद रखेंगे वसंत भावे, ये सारे जो है ये ट्रिक ये जो सदिश राशि का है, ठीक है, याद रखेंगे सदिश का है। जैसे देखिए बी से हो गया विस्थापन, आ से हो गया आवेग, बे से हो गया वेग, व से हो गया बल, स से हो गया संवेग, त से हो गया त्वरण, भ से हो गया भा और बे से हो गया वेग, ठीक है, यहाँ आवेग हो गया और यहाँ वेग हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? सदिश राशि है। अब देखिए प्रश्न को बनाइए, दिए गए विकल्प में कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, यानी कि सारे जो है सदिश राशि है, एक इसमें अदिश राशि है। तो याद रखेंगे, देखिए बी आबे बसंत भावे, का कहीं पे आया क्या? नहीं ना, तो का जो है क्या होगा? ये का जो हो जाएगा ये क्या है? ये जो है अदिश राशि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्य। जबकि त्वरण और बल, देखिए त्वरण यहाँ पे आया है ना, बी आबे बसंत त से त्वरण, तो आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वधरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वधरोहर उत्सव का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान, ठीक है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों यदि आपको करेंट अफेयर्स कवर करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं एसपीडी के पूरे बुक को कवर करवा दूंगा, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा परीक्षा से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, 2022 के व्यास सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ किया गया है दोस्तों? आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल सही है।
फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, फिनलैंड हमेशा शीर्ष पर रहता है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं, बिल्कुल यह भी सही है। देखिए शीर्ष पर ना कभी फिनलैंड रहेगा, कभी जो है ये डेनमार्क रहेगा, ठीक है। तो फिनलैंड ज़्यादा रहता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1, बहुत बढ़िया प्रश्न है, साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र के साथ। ये प्रश्न जो है दोस्तों BBI है, आप याद रखिएगा, साइक्लोन अभ्यास, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? गांधी जी जब भारत आए थे, यानी कि 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में आए थे ना, 1915, याद रखेंगे। तो 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो है मनाया कहाँ गया दोस्तों? 76वां, तो यह मनाया गया इंदौर में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी FITUR यानी फ्यूचर बोल सकते हैं इसको, फ्यूचर किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन में। कहाँ किया गया दोस्तों? स्पेन में। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है? ठीक है, असत्य दिया गया है। तो देखेंगे इसमें जो है गलत आंसर है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वित्त वर्ष 2023 जो चल रहा है, इसको 2023-24 चल रहा है ना, इसको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चालू वर्ष 2023 को जो है निम्नलिखित में से, यहाँ माफ कीजिएगा वित्त वर्ष नहीं में होगा, यहाँ चालू वर्ष 2023 है, ठीक है। 2023 को जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जाति जनगणना बिहार में ही हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13,07,25,310, ठीक है, 13,07,25,310। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, ठीक है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति है। कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ असत्य है यानी कि गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें जो गलत है उसको मैं टिक कर देता हूँ। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता जो है किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कौन बन गया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस को। किसको चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? प्रित्जकर पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविस एलन चिपरफील्ड को, ठीक है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो पहले देखेंगे कि त्रिशूर पूरम उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया गया, यह गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे दिया गया है कि खारची उत्सव मणिपुर में मनाया गया है, ये भी गलत है। फिर दिया गया है त्योरगा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्योरगा उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 तक की, ठीक है, कालाजार 2023। नेक्स्ट प्रश्न है
वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप जो है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला, ठीक है, सृजा अकुला का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस से। सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो कितना घाटा का अनुमान लगाया गया दोस्तों? तो यह लगाया गया है 7,06,845 करोड़ का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है? यानी सबसे पहले कौन है, फिर सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, फिर UAE है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब लास्ट का जो 5 प्रश्न है दोस्तों, यह गणित का दिया गया है, तो इसका मैं उत्तर यहाँ पे आपको टिक कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जब 96 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 180। कितना आएगा? 180। जब आप 97 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको 10। कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, जब आप 98 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, फिर जब आप 99 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपको 238। ठीक है, उसके बाद जब आप 100 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको 6 तथा 8। ठीक है, 6 तथा 8। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्रश्न को कंप्लीट करा है, और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।